कि राजनीति में भी गर्मी बढ़ रही है। जैसे कि अभी कानपुर में आपने देखा, कानपुर के विधायक और कानपुर के पूर्व विधायक के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो उस ब्लैकमेलरों में, कम बुद्धि के लोगों में और अवसरवादियों के बीच की लड़ाई है, जिन्हें कानपुर की जनता से ब्लैकमेल किसको कह रहे हैं और कम बुद्धि वाला किसको? सबको मालूम है। आपके जो दर्शक है वो बहुत होशियार है। मैं भावना पांडे जी के बारे में स्पष्ट रूप से कहूँगा कि प्रीति मंदोलिया नाम की एक लड़की ने लॉकडाउन में एक रेस्टोरेंट खोला। इन्होंने जाके सिर्फ इसलिए मारपीट कर दी कि उसने प्यारी पहाड़न क्यों लिखा। प्रणव सिंह जिन्होंने पूरे उत्तराखंड को गाली दी है, पूरा उत्तराखंड को गाली दी, आपको वो भाई नजर आता है। वास्तव में उत्तराखंड के लिए बड़ा शर्मनाक और काला दिन है, जिस समय भावना पांडे जैसी बेटी होंगी और प्रणव सिंह और उमेश कुमार जैसे बेटे अगर उत्तराखंड के होंगे तो वास्तव में उत्तराखंड के तो शक्ल बहुत खराब होने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री संगम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति बिस्ट। और आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैनी जी। चलिए इनसे सीधी बातचीत करते हैं। जी सर, कैसे हैं? जी धन्यवाद, और आपके नए चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो उत्तराखंड की सभी आवाज़ को उठाने का काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, कैसा काम कर रहा है कांग्रेस का ओबीसी विभाग? देखिए, कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी से लेकर और सेंट्रल लीडरशिप ने ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी को लेकर एक अलग तरह का काम विशेष रूप से शुरू किया। और रायपुर संकल्प के बाद उदयपुर संकल्प में उसे और क्लियर किया गया है। ओबीसी और एससी जो आबादी है, इनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं संगठन के अंदर उनको विशेष रूप से स्थान दिए गए हैं। तो ये निश्चित है कि ओबीसी के नाम पर देश को भाजपा ने ठगने का काम किया है। आज ओबीसी के साथ जो गड़बड़ हुई है उसमें वो सवाल उठा भी रहे हैं इस फोरम के माध्यम से। और कांग्रेस पार्टी में तो हमेशा 4 वर्गों के लिए विशेष रूप से कार्य करने का काम रहा है, चाहे उसमें ओबीसी हो, एससी, एसटी हो, माइनॉरिटी हो और महिलाएं हों। इन चारों वर्गों के लिए हम लोगों ने विशेष काम हमेशा से किया है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन फिर भी ओबीसी के जो वर्ग के लोग हैं उसको कांग्रेस फिर भी अपने साथ नहीं जोड़ पा रही है, क्या कारण है? नहीं, ये आरोप गलत है। कांग्रेस के जो 4 हमारे मुख्यमंत्री, उनमें से 3 ओबीसी हैं। ओबीसी वर्ग का अधिकतर वोट कांग्रेस के साथ है। उत्तर प्रदेश में वो वोट कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के साथ शेयर हुआ। भाजपा ने भी उसको शेयर करने की कोशिश की, लेकिन आज वापस कर रहा है। मध्य प्रदेश में वापसी हुई है और सभी जगहों पर देखिए, ओबीसी देश की 54% आबादी है और 54% आबादी जो देश के प्रोडक्शन से लेकर देश के हर तरह के कृषि उत्पादन को लेकर सब संभालती है। चाहे वो कृषि के मामले में गड़बड़ी रही हो, चाहे वो नोटबंदी से जो लघु उद्योग समाप्त हुए हैं वो समस्या रही हो, बीजेपी के अत्याचार से तंग होकर और उनकी जो फाइनेंशियल पॉलिसी है उनसे परेशान होकर ओबीसी वर्ग के लोग भी अब भाजपा के साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। ये सच्चाई है। आप ओबीसी के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, मतलब अध्यक्ष हैं, पर आप लेकिन किसी भी कार्यक्रम में दिखते नहीं है, क्या कारण है सर इसका? नहीं, सिर्फ रुड़की तक ही आप सीमित हैं। नहीं, अभी तो हमारी परसों ही देहरादून में एक कार्यक्रम हुआ। उससे पहले हमने कुमाऊं और गढ़वाल रीजन का दौरा किया है। और अगर आप देखेंगे तो हम आपके चैनल को भी आमंत्रित करेंगे कि वहाँ पर वो प्रोग्राम की कवरेज करें। अभी हमारी दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और वो लगातार चल रही है। और ओबीसी वर्ग मुख्य रूप से उत्तराखंड की 70% आबादी हरिद्वार में और 20% आबादी नैनीताल लोकसभा में है। शेष 3 लोकसभाओं में ओबीसी वर्ग की जो आबादी है वो 10% है। लेकिन उसमें भी हम प्रतीक के रूप में सभी जगहों पर हमारे पदाधिकारी मौजूद हैं। जी, लेकिन सर अभी ना आजकल कुछ बातें चल रही हैं, ये मुझे लगता है कि आपके भी सुनने में आया होगा कि जो ये राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। उसके लिए क्या कहना है सर आपका? क्योंकि आप तो कांग्रेस से हैं और कांग्रेस के लोग चाहते नहीं हैं कि जो हमारा भारत है वो हिंदू राष्ट्र बने। देखिए, मैं बिल्कुल इस मामले में सहमत हूँ। हम भारत को आरएसएस का हिंदू राष्ट्र नहीं देखना चाहते। आरएसएस के हिंदू राष्ट्र में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। इनके लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ केवल अदानी, अंबानी, उनके उद्योगपति मित्र और उनके कारोबारी मित्रों का योगदान है। जहाँ पर महिलाओं का उत्पीड़न होता हो, किसानों का उत्पीड़न होता हो, छात्रों का होता हो, छोटे कारोबारियों का शोषण होता हो, ऐसे हिंदू राष्ट्र की कोई आवश्यकता नहीं है। सैकड़ों उदाहरण है। भाजपा ने एक दलित व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति बनाया, लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर उनको बुलाना उचित नहीं समझा। भाजपा ने एक आदिवासी को देश का राष्ट्रपति बनाया, लेकिन उनको एक जो हमारे संसद भवन का उद्घाटन था उसमें बुलाना उचित नहीं समझा। भाजपा का दलित प्रेम, भाजपा का आदिवासी प्रेम, ओबीसी प्रेम, महिला के प्रति उनकी संवेदनशीलता बिल्कुल शून्य है।
और ये सच है, सच्चाई के सामने आते हुए बीजेपी डरती है, इसलिए वो तमाम तरह के झूठ लेकर आती है। उस झूठ का मुकाबला हम लोग कर रहे हैं और हम लगातार करते रहेंगे, झूठ को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अभी जैसे हरीश रावत जी का भी हमने इंटरव्यू लिया था कुछ टाइम पहले, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जो प्रदेश में कांग्रेस नहीं आई है उसके पीछे झूठ का, मतलब जो बीजेपी वालों ने झूठ बोला है वो कारण है। आप इसके पीछे क्या कहते हैं? नहीं, मैं 2019 और 2022 की सरकारों के विषय में अगर स्पष्ट रूप से केवल एक बिंदु पे बात करूं तो पुलवामा वाले मामले में झूठ बोलना, पुलवामा हत्याकांड के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि बीजेपी के लोग इसमें शामिल हैं। एक बड़े चैनल के बड़े पत्रकार के व्हाट्सएप जब लीक हुए तो उसमें वो सब चीज़ें सामने आई। उसके बाद उत्तराखंड के चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान जो था वो बिल्कुल 100% झूठ था। आज तक भी एक भी कागज डॉक्यूमेंट पे कहीं नहीं है, लेकिन उस झूठ को चलाकर सरकार बना ली गई। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हरिद्वार और उधमसिंह नगर में लोगों ने उस झूठ को कम फैलने दिया तो उसका असर कम हुआ, पहाड़ों में इसका असर ज़्यादा रहा। बीजेपी सरकार बनाने में भले ही दोबारा कामयाब हुई हो, लेकिन एक मुख्यमंत्री और एक सरकार चलाने में फेल है। आज हर रोज चर्चाएं उठती हैं कि 47 सीटों के बहुमत वाला मुख्यमंत्री कभी भी बदला जा सकता है। तो ये इसमें क्या स्थिति है कि इसका मतलब बीजेपी फेल है। फेल इसलिए है क्योंकि बीजेपी उत्तराखंड के जनमानस की बात को समझ ही नहीं पा रही है। वो सत्ता में तो बैठी है, दम पैसे के दम पे, झूठ के दम पे, लेकिन वो सरकार चलाने में फेल हो रही है। इसका कारण ये है कि उनको सरकार चलाने से ना तो कोई मतलब है, उनको केवल टिके रहना है और ताकि राज्यसभा में और मोदी जी के जो उद्योगपति मित्र हैं वो कैसे सुविधाजनक कारोबार कर सके, कैसे संगठित लूट कर सकें, इसके लिए मौका देना है। इसके अलावा कोई उद्देश्य है नहीं, तो इसलिए वो लोगों के पास झूठ और छल प्रपंच के अलावा कुछ नहीं है। आने वाले हार्डली 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस किस तरीके से इसमें आगे बढ़ पाएगी? देखिए, लोकसभा चुनाव में जनता का रुख सबसे महत्वपूर्ण है और वो कांग्रेस के पक्ष में है। 2022 के चुनाव में भी पक्ष में था। वो ठीक है, झूठ के सहारे उन्होंने सरकार बनाने में कामयाब रहे, लेकिन आज भी उत्तराखंड की बहुसंख्यक जनता बीजेपी की सरकार से त्रस्त भी है और उनके खिलाफ भी है। लोकसभा में उसका जवाब निश्चित रूप से पूरे देश में दिया जा रहा है। जो तानाशाही का माहौल पूरे देश में है, आप देखिए कि रेलवे एक्सीडेंट होने के बाद किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, कितनी बड़ी बेशर्मी है। और वो सरकार कहती है कि नहीं, वो हमारे पुराने समय के एक्सीडेंट के आंकड़े निकाल रहे हैं। आपने पिछले 40 साल पहले के लेके और आज के समय में जो रेलवे सुरक्षा के जो उपाय थे उनको लागू करने के बजाय, 3 लाख कर्मचारियों को भर्ती करने के बजाय केवल बात को घुमाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम इस सरकार की आलोचना को ज़्यादा बढ़ावा देंगे कि ये सरकार काम नहीं कर रही है। इन चीज़ों के सहारे जो सवाल आपने उठाए हैं दरअसल हवा में है, ग्राउंड में और फैक्ट में इनकी कोई सच्चाई नहीं है। जैसे कि बीजेपी को 9 साल कंप्लीट भी हो गए हैं, 10वां साल लग गया है, लेकिन महंगाई जो है वो आज भी कम नहीं हो रही है। और अगर जनता कांग्रेस को चुनती भी है तो वो किस लिए चुनेगी? कहीं ऐसा तो नहीं जैसे बीजेपी ने बोला था कि अच्छे दिन आएंगे, ऐसे ही कांग्रेस भी बोल के कुछ जनता को पागल बना रही है? नहीं, महंगाई से राहत देने के लिए 2-3 उपाय जो हमारी सरकारों ने किए, जैसे राजस्थान ने किया है, कर्नाटक ने किया है। हमने गैस सिलेंडर को 500 रुपये तक करने का काम किया और जो महिलाओं को और कुछ गरीब परिवारों को हमने न्याय योजना में लाभ देने की घोषणा की थी अपने 2019 के मैनिफेस्टो में। लेकिन अब हमने जिन राज्यों के चुनाव में घोषणा की है उनको दे भी रहे हैं। जैसे ही हम थोड़ी सी आर्थिक सहायता सबसे कमजोर वर्ग को देते हैं तो पूरी इकोनॉमी का चक्र थोड़ी सी गति पकड़ता है, उद्योग कारोबार और हर चीज़ में बढ़ोतरी होगी। साथ में किसानों की फसलों के उचित दाम जिस दिन मिलने शुरू होंगे, जिस दिन अदानी और अंबानी की नज़र इनसे हटेगी और हम इनके फसल को उचित दाम दे पाने में सफल होंगे, कृषि क्षेत्र भी मजबूत होगा। तब आप देखना देश की 54% ही नहीं 90% आबादी मजबूत होगी और आर्थिक क्षेत्र में देश उन्नति करेगा और चारों तरफ उन्नति होगी। ये कांग्रेस की सोच है। जिस दिन ये सोच अर्थव्यवस्था को लेकर लोगों की समझ में आएगी, लोग जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ। रेसलर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी आपके सुनने में भी आया होगा, जो रेसलर्स हैं हमारे, उन्होंने अभी मेडल्स भी अपने गंगा में बहाने के लिए वो हरिद्वार भी आए थे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनकी सुनी नहीं जा रही है और ये बहुत ही जिन गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, तत्काल मुकदमा दर्ज कर बृजभूषण शरण सिंह जैसे व्यक्ति को तत्काल हटा देना चाहिए था। 84 से अधिक मुकदमे झेलने वाला आदमी और जो चल रहे हैं उन पर मुकदमे, वो मुकदमे आपराधिक मुकदमे हैं, वो कोई राजनीतिक या इस तरह के मुकदमे नहीं है। लेकिन आप ये देखना कि लगातार टीवी चैनलों पर बैठकर गुटखा खाकर जिस तरह से वो मेडल को 15-15 रुपए का बता रहा है, जिस तरह से महिला पहलवानों का मजाक उड़ाने के लिए सोशल मीडिया पर बीजेपी के ट्रोल्स टूट पड़े हैं, ये भाजपा की महिला विरोधी सोच है। वास्तव में महिला विरोधी होना, देश की आधी आबादी के खिलाफ होना भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बड़ी शर्मनाक बात है। आप मुझे विश्वास नहीं होता कि स्मृति ईरानी जैसी मंत्री जो हर वक्त पर एक प्रतिक्रिया देती थी, आज कहाँ है।
आज निर्मला सीतारमण जैसी वित्त मंत्री जो कहती हैं कि मैं गैस सिलेंडर नहीं इस्तेमाल करती, मैं प्याज नहीं खाती, मैं पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल नहीं करती, तो आप क्या क्या काम नहीं करते हो? यानी जो जो काम नहीं करते हैं वित्त मंत्री उसका रेट बढ़ा रहे हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार है, ये संगठित लूट है, केवल लास्ट में देखेंगे आप अंबानी और अदानी का पेट भरने के लिए। आप देखेंगे रेलवे के जो एक्सीडेंट हुआ, अधिक से अधिक यात्रियों को वहां पहुंचने की और वैकल्पिक व्यवस्था करने की जरूरत थी। हवाई जहाज के टिकट के 10-10 गुना दाम बढ़ गए। 5,000 रुपये की टिकट 56,000 रुपये की मिल रही है। तो बताइए ना, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ हैं, जो एक बिना हवाई जहाज के मंत्री हैं, वो कैसे उस रेट को कम कर पाएंगे? भारत की सरकार ने उड़ीसा में आवागमन करने के लिए कौन से ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जिससे हम नागरिकों को लाने और ले जाने में सक्षम हो सके? चलिए रुड़की की राजनीति के बारे में अब बात करते हैं। जैसे रुड़की में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसे कहीं ना कहीं रुड़की की राजनीति में भी गर्मी बढ़ रही है। जैसे कि अभी खानपुर में आपने देखा, खानपुर के विधायक और खानपुर के पूर्व विधायक के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो उसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उसको सिर्फ ये कहूँगा कि ये ब्लैकमेलरों में, कम बुद्धि के लोगों में और अवसरवादियों के बीच की लड़ाई है, जिन्हें खानपुर की जनता से ब्लैकमेल किसको कह रहे हैं और कम बुद्धि वाला किसको? सबको मालूम है। आपके जो दर्शक है वो बहुत होशियार है, ब्लैकमेलर को भी समझेंगे, कम बुद्धि वाले आदमी को भी समझेंगे, और जो इन दोनों की लड़ाई में तीसरी जो बिल्ली आई है उसको भी समझेंगे। और आप ये देखिए कि वो किस तरह की भाषा और किस तरह की चरित्रता का परिचय दे रहे हैं। मैं भावना पांडे जी के बारे में स्पष्ट रूप से कहूँगा कि प्रीति मंदोलिया नाम की एक लड़की ने लॉकडाउन में एक रेस्टोरेंट खोला। इन्होंने जाके सिर्फ इसलिए मारपीट कर दी कि उसने प्यारी पहाड़न क्यों लिखा। जो महिला इतनी घृणित सोच की महिला हो, वो हरिद्वार में राजनीति करे, ये मेरे लिए शर्म की बात है। मैं तो सभी हमारे पत्रकार मित्रों से अनुरोध करूंगा कि ऐसी महिला का, जिसकी सोच महिला विरोधी हो, जो उसने स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने उमेश कुमार के साथ काम किया है, क्या काम कर सकते हैं? वो तो ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। लेकिन उन्होंने तो चैंपियन के साथ उन्होंने साफ बताया कि मैंने ब्लैकमेलिंग का काम करती थी, और कई जगह कहा। तो आज इसका मतलब आप गलत काम करते थे उमेश कुमार जी के साथ। फिर आप गद्दारी करके आप चली गई, प्रणव सिंह को अपना भाई बताया। प्रणव सिंह जिन्होंने पूरे उत्तराखंड को गाली दी है, पूरा उत्तराखंड को गाली दी, आपको वो भाई नजर आता है। आपको प्रीति मंदोलिया अपनी बेटी नजर नहीं आ रही, और खुद को आप उत्तराखंड की बेटी बता रहे हैं। वास्तव में उत्तराखंड के लिए बड़ा शर्मनाक और काला दिन है, जिस समय भावना पांडे जैसी बेटी होंगी और प्रणव सिंह और उमेश कुमार जैसे बेटे अगर उत्तराखंड के होंगे, तो वास्तव में उत्तराखंड के तो शक्ल बहुत खराब होने वाली है। कानपुर की जनता ने तो मन से बना लिया है इनको हटाने का। अवसर मिलेगा, जैसे मौका आएगा, ये सब लोग हटाए जाएंगे। आप देखिए किस प्रकार से झूठ बोलने का काम हुआ कि आप स्वयं निर्दलीय हैं तो पत्नी बसपा में है, फिर पता लगा वहाँ भी कमेटी भंग हो रही है, कभी आप अंदर हैं कभी आप बाहर हैं। आप मतलब एक हालत आपने ऐसी बना दी है, वो भी सिर्फ मीडिया पे। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे अधिक संतोष की बात यह है कि केवल ये मीडिया चैनलों पर ही चल रहा है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। ग्राउंड में आज भी पूरी खानपुर विधानसभा पानी से परेशान है। मोहनपुरा का क्षेत्र जल निकासी से परेशान है, और जो गंगा का इलाका है वो पानी के डूबने से। लेकिन उमेश कुमार का ये कहना है कि उन्होंने बहुत काम करवाया है। नहीं, इसलिए कहना है कि वो अपने चैनल पे बोल रहे हैं। मैं तो चैलेंज करता हूँ उमेश कुमार जी को, प्रणव सिंह जी को, सबको, कि आप बैठ जाएं, 4 बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, 4 पत्रकार बैठे हैं, आप खुल के बताएं कि आपने क्या काम किया है। अच्छे काम किए होंगे हम ताली पीटने काम करें, खराब काम किया हुआ तो आपको आलोचना करेंगे। लेकिन आलोचना से बचते हुए खाली कोई लाइव पर बैठ रहा है, कोई टीवी चैनल पर बैठ रहा है, अपने टीवी चैनलों पर, दूसरे पे नहीं बैठ रहे हैं ये। तो ये अपने इन्होंने छांट रखे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि देश का चौथा तंत्र जो है, चौथा स्तंभ जो है, वो बहुत मजबूत है, और उसके सामने तो सबकी छलनी बन जानी है, सबके पाप निकल के आएंगे। तो जैसे ही असली मीडिया के सामना करने का मौका मिलेगा, ये सब छनकर बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप सब लोग अपने क्षेत्र के, मैं तो कह रहा हूँ तय कर लीजिए, ग्राम प्रधान हो, बीडी सदस्य हो, जिला पंचायत हो, और शिक्षक हो, स्टूडेंट्स हो, और आपके क्षेत्र के कारोबारी हो, और आप तीनों लोग बैठे। पहले तो भावना पांडे जी को तो खैर कोई लॉजिक नहीं बैठता क्यों आए वो, इसलिए कि क्योंकि उन्होंने कुछ होर्डिंग। लेकिन ये सब अभी लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे कि आपने बोला कि उत्तराखंड के लिए बहुत शर्म की बात है कि ये लोग हमारे उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आपकी, क्या लगता है कि इनका पलड़ा भारी रहेगा? क्योंकि उमेश कुमार जी का तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, से किसी का कोई पलड़ा भारी नहीं है। अगर पलड़ा भारी होता तो वास्तव में इनके हाथ ऐसे लोग जनता के प्रति जुड़े हुए होते। लेकिन जिस तरह से ये बंदर बांट करते हुए आपस में लड़ रहे हैं जिस नुरा कुश्ती को, वो नुरा कुश्ती देख के तो लोग केवल मनोरंजन तो कर सकते हैं, बाकी जनता के हित में कोई ऐसी चीज़ है या इनके हित में कोई चीज़ है, मुझे नहीं लगता।
जी, तो जैसे कि आपने देखा हमारे साथ जुड़े हुए थे आशीष सैनी जी। ऐसे ही आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए श्री संगम न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ ज्योति बिष्ट। धन्यवाद।